नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम स्पेशल हमारी रेगुलर क्लासेज चल रही है और उसी कड़ी में हम आज आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास फिर पढ़ने वाले हैं। पूरे भारत में आईटीआई आधारित किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन उसके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम की हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। कोई भी हो, यूपीपीसीएल, टीजी2, हरियाणा लाइनमैन, ओएचपीसी या अदर कोई भी एग्जाम, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जुड़ जाइए, सारे क्वेश्चंस पर बात करेंगे डिटेल से। एक एक क्वेश्चन आपको विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। उम्मीद है सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। पसंद आ जाए, समझ आ जाए तो एक बार लाइक वाला बटन ज़रूर दबा देना और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना। ऐप में हर मंडे फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं जो पूरी तरह से कंपटीशन एग्ज़ाम वालों के लिए होते हैं। आइए आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं। नंबर 1 सवाल आपके सामने ये रहा, कर दीजिए उत्तर फटाफट से, जिनको भी अच्छे से समझ में आ रहा है। क्वेश्चन बहुत शानदार है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल पेपर में आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कर दीजिए फटाफट से। सवाल क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी है अगर 240 वोल्ट आरएमएस मान है तो। बताइए फटाफट से उत्तर। आरएमएस मान दे करके मैक्सिमम मान पूछा है। मैक्सिमम मान को क्या बोलते हो हम? पीक वैल्यू बोलते हैं क्या? पीक वैल्यू ज्ञात करना है किससे? आरएमएस मान से। तो क्या करते हैं, उस आरएमएस मान को 1.414 से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं? हाँ, एक ऑप्शन और भी है। आरएमएस मान को आप 0.707 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तब भी उत्तर आ जाएगा। दोनों से ट्राई करना, बिल्कुल आंसर आपका एक बराबर आएगा। बता दो फटाफट से कितना उत्तर आया। 240 इंटू 1.414 है ना, लगभग 1.5 गुना कर दें क्या? नहीं भैया, आंकड़े 1.5 गुना वाले हैं नहीं, क्योंकि देखो दो ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। नहीं, एक जैसे कहाँ है, 339 है, सॉरी। तो फिर तो आपका यही ऑप्शन आएगा, है ना। 340 के आसपास मान लो, ठीक है। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन करके मिलान करना। इतना ही उत्तर आ रहा है क्या, कमेंट करके ज़रूर बता देना। तरीका यही रहेगा, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। सवाल नंबर 2 देखो क्या पूछ रहा है। किसी भी फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होना चाहिए? अभी रिसेंटली इसरो का पेपर हुआ है 20 अगस्त 2022 को, 2023 को, सॉरी। तो सेम क्वेश्चन उसमें था, सेम टू सेम। हालांकि उन्होंने ये पूछा था कि फ्यूजिंग फैक्टर की परिभाषा क्या है, बट जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सारे साथ में क्लियर हो जाएंगे। देखो, फ्यूजिंग फैक्टर का मतलब होता है कि आपने उस फ्यूज को किस एम्पियर के लिए रेटिंग दी थी और किस एम्पियर पर फ्यूज घटक पिघलकर उड़ गया। जिस पर उड़ जाता है ना, उसे बोलते हैं फ्यूजिंग करंट। जिस पर फ्यूज घटक पिघल जाता है, मान लीजिए कि हमारी कोई शीशा और उसकी, सॉरी कॉपर की मान लेते हैं, वायर थी। तो कॉपर की वायर है और वो पिघलकर टूट गई। तो किस करंट पर वो पिघलकर टूट गया, मिनिमम फ्यूजिंग करंट बोलते हैं। और उसमें भाग देना है रेटेड करंट का, यानी उसकी रेटिंग कितने पर थी। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमने रेटिंग दी थी 10 एम्पियर की, कि ये फ्यूज 10 एम्पियर का है और 15 एम्पियर धारा पर वो उड़ गया, तो इसका फ्यूजिंग फैक्टर कितना आया? 1.5। जनरली ये मान हमेशा इकाई से अधिक आता है। आप कैलकुलेशन करके देखिए भाई, कोई भी फ्यूज है वो अपनी निर्धारित मान से ज़्यादा धारा जाने पर ही उड़ता है, यानी ऊपर की संख्या हमेशा ज़्यादा होती है और नीचे की संख्या इसमें कम होती है। इसलिए फ्यूजिंग फैक्टर का मान सदैव इकाई से अधिक होता है। बी उत्तर आएगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, सदैव इकाई से अधिक होता है। 2 सवाल आएंगे। फ्यूजिंग फैक्टर है क्या? तो मिनिमम फ्यूजिंग करंट और रेटेड करंट का अनुपात है, पहला आंसर देना है। दूसरा, इसका मान सदैव इकाई से अधिक होता है। तीसरा, मान इकाई के जितना समीप हो उतना बेटर है, ठीक है ना। जैसे कोई फ्यूजिंग फैक्टर अगर 5 आता है तो ये हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। जितना फ्यूजिंग फैक्टर है समझ लो वो निर्धारित धारा के उतने गुना मान पर फ्यूज उड़ता है।
अब मान लीजिए कि हमारे लोड की करंट थी 10 एम्पियर, तो हम क्या चाहते हैं 10 एम्पियर से ज़्यादा 11 एम्पियर होते ही उड़ जाए। हमारा तो टारगेट यही होता है। फ्यूजिंग फैक्टर 5 का मतलब क्या है, ये फ्यूज तब उड़ेगा जब धारा 50 एम्पियर हो। मान लीजिए कि ये उपकरण जो 10 एम्पियर लोड करंट ले रहा है, इसके पार्ट्स की करंट कैपेसिटी ही 40 एम्पियर हो, तो फ्यूज तो उड़ेगा ही नहीं, उससे पहले ये उपकरण ही डैमेज हो जाएगा। तो 3 चीज़ें याद रखना। फ्यूजिंग फैक्टर इकाई के जितना समीप हो उतना अच्छा माना जाता है, होता हमेशा इकाई से अधिक है, और मिनिमम फ्यूजिंग करंट और रेटेड करंट का अनुपात है। उम्मीद करता हूँ 3 क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए होंगे। सवाल अगला, ECC का पूरा नाम क्या है? ध्यान रखना 2 होते हैं एक जैसे, बच्चे कई बार यहाँ कंफ्यूज रहते हैं। एक ECE है और एक ECC है। तो ये जो ECC है ये तो होता है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। कहाँ है? बी ऑप्शन में है, ठीक है। ए और बी में गलती कहाँ है कि यहाँ पर कंडक्टर पहले लिख दिया, कंटिन्यूटी बाद में लिख दिया। वास्तव में कंटिन्यूटी शब्द पहले आता है, तो अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर है। और इसका याद है तो लिख दो फटाफट से, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, है ना, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं इसका हिंदी नाम। दोनों के आए हुए हैं पेपर में, इसलिए सोच समझ कर करना, जल्दबाजी में उत्तर नहीं करना। लेकिन वैसे तो ऑप्शन है वो इसी तरह का देगा, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं। सवाल तीसरा देखो, सॉरी चौथा, डीसी जनरेटर में घर्षण हानियाँ किसके समानुपाती होती है? देखो फ्रिक्शन और विंडेज लॉस है ना, सबसे पहले तो ये कि ये मैकेनिकल लॉस का पार्ट है, ठीक है ना। और यांत्रिक हानियों को बताया जाता है कि वो आर्मेचर गति के वर्ग के समानुपाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट आ चुका है। सेम यही ऑप्शन रहेंगे, पढ़ लो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीपीसीएल TG2 क्वेश्चन को पूछ चुका है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस तो बढ़ जाता है। भाई यूपीपीसीएल जैसे बड़े एग्जाम में सवाल आता है तो स्वाभाविक सी बात है बढ़ेगा ही। आइए अगले सवाल पर। फेज क्रम RYB है, जिसमें यदि फेज R 0 डिग्री पर है तो 120 डिग्री घूमने के बाद फेज Y कहाँ होगा? पहली बात तो ये ध्यान रखें कि सीक्वेंस चलाना है, हमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है। हमें सिर्फ इतना मतलब है कि सबसे पहले पीक वैल्यू पर कौन जाएगा, R, उसके बाद आएगा Y और उसके बाद आएगा B। क्योंकि फेज क्रम का मतलब यही होता है कि शिखर मान पर आने का क्रम, यानी ये तय है कि सबसे पहले R शिखर मान पर जाएगा, उसके बाद Y और Y के बाद B। इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि 120 डिग्री घूर्णन के बाद तीनों फेज एक दूसरे की जगह ले लेंगे, और यूं कहें कि तीनों फेज एक एक पार्ट आगे खिसक जाएंगे, क्योंकि हमारे तीनों फेज 1/3 टाइम पर एक दूसरे से डिस्प्लेस्ड होते हैं, पूरे विस्थापित होते हैं, ठीक है। यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और तीसरे के बाद फिर से पहला आ जाता है। सिचुएशन क्या माननी है हमेशा ऐसा सवाल जब भी आए? देखो आपको क्या करना है, फेज क्रम RYB जब भी आए ना तो 2-3 बार लिखना, RYB कम से कम 3 बार लिखना। और अब प्रेजेंट जो सिचुएशन है ना वो लिखो। क्या बता रहा है वो आपको? वो कह रहा है कि R 0 डिग्री पर है तो यहाँ लिख लो। याद रखना R के बाद में जस्ट Y आता है, तो एक 0 डिग्री पर होता है तो दूसरा माइनस के 120 डिग्री पर होता है। B इससे माइनस 120 डिग्री है। 3-4 तरीके के आंसर बता रहा हूँ, ध्यान से पढ़ लेना। Y से माइनस 120 डिग्री है, R से माइनस 240 डिग्री है। लेकिन अगर हम इसे यूं कहें कि ये सिनेरियो देखें हम, तो सिचुएशन तो यहाँ से भी तो आ सकती है ना। यानी जो माइनस 240 वाला होता है ना, उसे आप प्लस का 120 डिग्री पर भी बता सकते हो। बोला जाता है कि वो पीक वैल्यू पर है अभी रिसेंटली। तो ये सिचुएशन चलती है तीनों की। सुनना ध्यान से, जब भी आपको एक फेज 0 पर बताए, जब भी आपको एक फेज 0 पर बताया जाए तो समझ लो एक 0 से आगे होता है और एक 0 से पीछे होता है। यानी 0 के पीछे वाले को माइनस 120 लिख दो, 0 के आगे वाले को प्लस का 120 लिख दो, हमेशा यही चलेगा। प्लस का 120 0
और माइनस का 120, ये 3 लिख लिया करो। अब ये तीनों की आपको पोजीशन मिल गई, ये वर्तमान पोजीशन है जैसा कि इन्होंने यूँ बताया। अब वो कह रहे हैं 120 डिग्री बाद, तो भाई 120 डिग्री बाद एक एक स्टेप तीनों को आगे कर दो। आर बी की जगह आ जाएगा, वाई आर की जगह आ जाएगा और बी वाई की जगह पहुंच जाएगा। तो सिचुएशन कहाँ आई? और वैसे ही ध्यान रखो, जीरो से उठने के बाद फेज हमेशा कहाँ जाएगा? शिखर मान पर जाएगा, तो प्लस के 120 पर आ जाएगा। ठीक है, ओके सॉरी, ये वाई का पूछ रहा है। 120 डिग्री घूमने के बाद वाई कहाँ पहुँचेगा? तो शिखर पर तो आर पहुँचेगा, है ना। तो वाई जो है वो आर की जगह पर आ गया, देखो, और कहाँ पहुँच गया? 0 डिग्री पर। समझ में आ रहा है? दोबारा बताऊँ, एक बार और सुनो, ग्राफिक से बता देता हूँ। मान लीजिए ये है हमारे तीनों फेज, ठीक है, जो कि बाद में आते हैं सिचुएशन पर। पहले एक 0 पर दिया है तो 0 ही ले लेते हैं, ये लो, इस तरह से लेते हैं। ठीक है, ये 0 डिग्री मान लेते हैं, ये माइनस का 120 मान लेते हैं और ये प्लस का 120 मान लेते हैं। अब उन्होंने क्या बताया है कि अभी आर यहाँ पर है और मान लेते हैं कि डायरेक्शन ये है, तो वाई यहाँ आएगा और बी यहाँ आएगा। बस जैसे ही 120 डिग्री घूमेगा तो देखो वाई कहाँ पहुँचेगा? इस लोकेशन पर आएगा और ये क्या है? 0 डिग्री है। ठीक है, सिंपल ध्यान रखना है कि आपने क्रम लेना कैसे है। आपने आर यहाँ लिख दिया, वाई यहाँ नहीं लिख सकते आप, क्योंकि हमने डायरेक्शन यू मानी है। फिर उसके लिए आपको डायरेक्शन उल्टा लेना पड़ता है, तो फिर आर 0 पर आएगा तो वाई यहाँ ही लेना है आपको। उत्तर क्या आएगा? या सिंपल चीज़ें ध्यान रखो, 120 डिग्री घूमने के बाद आर की जगह वाई होगा, वाई की जगह बी होगा, बी की जगह आर होगा। ये 3 तरीके याद रख लो। अभी सी आएगा, आपका भी तरीका होगा कोई भी, आप उस तरीके से पढ़ें जो भी आपको तरीका याद रखने का हो। आइए अगले सवाल पर। क्या पूछ रहा है? इनमें से चर प्रतिरोधक कौन सा है? चर प्रतिरोध को इंग्लिश में वेरिएबल रेजिस्टर बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? अब इन्होंने इसका फ़ायदा कैसे उठाया? देखो, वैसे तो चर प्रतिरोध का मतलब होता है जिसका मान परिवर्तित हो, और आप देखो मान तो चारों के बदलते हैं, तो चारों ही वेरिएबल है। लेकिन नहीं, दरअसल ये क्या करते हैं, वेरिएबल रजिस्टर पूरा नाम है वेरिस्टर का, जिसमें वेरी का मतलब वेरिएबल है और रिस्टर का मतलब रजिस्टर है, तो उसको जोड़ करके वो बनाते हैं। और वेरिस्टर को हम फिर क्या बोलते हैं? VDR, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको VDR करना है। ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है। अगर बच्चे शुद्ध हिंदी में सही मतलब समझे कि परिवर्ती प्रतिरोधक कौन सा है, तो मान तो चारों के ही बदलते हैं, चारों ही वेरिएबल होने चाहिए थे, लेकिन चारों नहीं होते हैं। ठीक है, शॉर्ट नाम और बता देता हूँ। PTC को सेंसिस्टर्स बोला जाता है, VDR को वेरिस्टर बोला जाता है, NTC को थर्मिस्टर बोला जाता है, ठीक है ना, और LDR को फोटो कंडक्टर कहा जाता है। ये लो, याद रह जाएगा सबको, ठीक है ना। आगे चले, देखो छठा सवाल, सॉरी 7वां सवाल। 4 पोल 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, अल्टरनेटर की गति क्या है? जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो। हर एक बच्चे के दिमाग में इसका आंसर है, लेकिन जल्दबाजी में 1500 मत कर देना। RPS में ऑप्शन है, सारे ध्यान से देखो। RPS का मतलब होता है चक्कर प्रति मिनट, और हम F/120 बटा पोल से जो गति ज्ञात करते हैं ना, ये RPM में आती है। जब RPS में ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला होता है F/2/P। क्या करना है? F/2/P। बस फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। 2 पोल कितने हैं? 4। उत्तर आएगा 25 RPS। सवाल समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली किसी पेपर में ही था, इसीलिए हमने दिया है। कंपटीशन एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जब सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अब RPM में क्वेश्चन ज्ञात करना ये तो हर बच्चे को आता है, तो वो भी तो चाहेंगे ना कुछ अलग करना। सवाल, अल्टरनेटर के EMF में चक्रों की संख्या किस पर निर्भर करती है? देखो, EMF के चक्रों की संख्या को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी पोल और घूर्णन गति पर डिपेंड करती है। अभी निकाल कर लाए, कर दो कैलकुलेशन, मिलान कर लो। पोल और N का मतलब है स्पीड, दोनों देख लो क्या दिया हुआ है। डैम्पर वाइंडिंग में टर्न की संख्या, पोल की संख्या आ जाएगा, फेज की संख्या नहीं है, वाइंडिंग में टर्न की संख्या नहीं है। क्या उत्तर करोगे?
बी आएगा पोल की संख्या पर निर्भर करता है। वैसे ध्यान रखना कैसे होती है, ध्यान रखना है तो ये ध्यान रखना आपको 2 पोल से एक ईएमएफ चक्कर प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। 2 पोल मिलकर के एक ईएमएफ चक्कर देते हैं, यानी हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो P/2 के बराबर होती है। और फिर गति कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। गति कैसी होनी चाहिए, गति आरपीएस में होनी चाहिए। अगर आरपीएम में है तो हम इसे आरपीएस में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए 60 का भाग देंगे, इसलिए फॉर्मूला Pn/120 बना। 60 × 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी पोल के जोड़े के बराबर चक्कर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसी में अगर 2 ऑप्शन होते हैं ना, पोल के जोड़े की संख्या पर या पोल की संख्या के, तो यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते थे। और इसका पेपरों में सवाल वैसे आया हुआ है कि 4 पोल है, ईएमएफ के चक्कर कितने मिलेंगे एक यांत्रिक चक्कर में, है ना, तो आधे करने होते हैं, उसको भी ध्यान रखना। आइए, हिस्टैरिसीस मोटर के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, सही कथन कौन सा है। सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, परिवर्तित गति मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर है और डीसी एक्साइटेशन की आवश्यकता नहीं है। याद रखना, जब भी कॉन्ट्रावर्शियल ऑप्शन आ जाए तो डेफिनेटली क्वेश्चन उसमें से ही होगा। भाई कोई भी मोटर है या तो सेल्फ स्टार्ट है और या सेल्फ स्टार्ट नहीं है, इनमें से ही होना है, कन्फर्म है। भाई दोनों में से कोई एक तो मोटर की विशेषता होगी ना, जैसे सिंगल फेज है तो सेल्फ स्टार्ट नहीं है, सिंक्रोनस है तो सेल्फ स्टार्ट नहीं है। यहाँ ध्यान रखना है, हिस्टैरिसीस मोटर है ना, तो हिस्टैरिसीस मोटर सेल्फ स्टार्ट है, ठीक है ना। परिवर्तित गति मोटर नहीं, सिंक्रोनस मोटर की कैटेगरी में आती है, इसलिए गति नियत है। सेल्फ स्टार्ट मोटर है, अपने आप स्टार्ट हो जाती है, अलग से इसको स्टार्टिंग मेथड देने की जरूरत नहीं है। डीसी एक्साइटेशन इसके लिए आवश्यक है नहीं, सिंक्रोनस मोटर का प्रकार है लेकिन अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर कहलाती है, ठीक है। और मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि मोटर सेल्फ स्टार्ट है। कठोर क्रोमियम का इसका रोटर बना होता है, हाई रिटेंटिविटी वाला होता है, नॉइसलेस ऑपरेशन है, मैकेनिकल और मैग्नेटिक वाइब्रेशन फ्री है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखो। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर आरएलसी समांतर परिपथ की धारिता के गुण कैसा होगा। देखो भाई, आरएलसी है और वो भी समांतर है, क्या करवा रहा है वो, फ्रीक्वेंसी को कम। समझना है सबसे पहले कि फ्रीक्वेंसी कम होने से एक्सएल और एक्ससी पर क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रीक्वेंसी कम होने से एक्सएल कम होगा और एक्ससी अधिक होगा। जाहिर सी बात है, वोल्टेज का मान तो समांतर में समान होता है, तो फिर आई एल का मान अधिक होगा और आई सी का मान कम होगा। और समांतर में धाराओं से डिसाइड होता है परिपथ की नेचर कैसी होगी। फ्रीक्वेंसी घटने पर इंडक्टिव करंट बढ़ रही है, इसलिए परिपथ प्रेरणिक कहलाएगा। परिपथ को क्या बोलेंगे, इंडक्टिव कहलाएगा। अगर यही सीरीज होता तो फिर एक्स सी का मान अधिक होने से वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होती है और सीरीज में हम वोल्टेज से डिसाइड करते हैं कि सर्किट कैसा होगा, ठीक है। तो ए उत्तर आएगा, प्रेरणिक होगा। बस प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास यहीं रोकेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। लाइक वाला बटन दबाएंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।